देखो अपन को इसमें जो एक्ट है, विभिन्न एक्टों को अपन पढ़ेंगे। तो उस क्रम में आज अपन सबसे पहला जो एक्ट पढ़ रहे हैं वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब देखो, अधिनियम जब पढ़ते हैं तो हमने पहले भी अधिनियम पढ़े हैं, और अधिनियमों में हमको मुख्य रूप से उनमें सम्मिलित धाराएं और उन धाराओं में क्या कहा गया है इसको पढ़ना रहता है। क्वेश्चन सीधे सीधे यही आता है कि ये किस धारा में है, या फिर इस अधिनियम के तहत किसको शक्ति दी गई है, केंद्र सरकार को दी गई, राज्य सरकार को दी गई है, या कोई अथॉरिटी की नियुक्ति की गई है। तो अलग अलग धाराओं में जो अलग अलग चीजें वर्णित है उन्हीं को हमको याद रखना है, क्योंकि सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन वही आता है, और कोई बहुत इसमें ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के पूछेगा, सीधा सीधा ही क्वेश्चन पूछेगा। अब रही बात क्या है कि अलग अलग अधिनियम है। तो अधिनियम में, कुछ अधिनियम में तो कम धाराएं हैं, कुछ अधिनियम में धाराएं अधिक हैं। तो जहाँ पे धाराएं बहुत ज्यादा हैं वहां पे हम सेलेक्टिव होकर धाराओं को याद करेंगे, और लेकिन जहाँ पे धाराएं कम हैं कोशिश करेंगे कि पूरी धाराएं हम याद कर लें, या उन धाराओं के अंतर्गत क्या लिखा है वो भी हमको अच्छे से पता हो। तो देखो, सबसे पहले इस पर्यावरण संरक्षण संरक्षण अधिनियम 1986 की थोड़ी सी पृष्ठभूमि को आप समझो कि ये अस्तित्व में आया कैसे। इसमें देखो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहला तो जो स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है 1972 में, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन टाइप का था, जिसमें पूरे विश्व के देशों ने तय किया था कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। और उसी क्रम में भी भारत सरकार ने भी सम्मेलन में भाग लिया था, तो भारत सरकार पर भी दबाव था कि पर्यावरण से संबंधित कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए। तो एक तो आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन ध्यान में रखना है कि ये भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू करने में इस कन्वेंशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अतिरिक्त निश्चित रूप से भारतीय संविधान की कुछ धाराएं हैं जो पहले से बताती हैं कि पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। जैसे हमारे मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें भी साफ लिखा है कि भैया स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार प्रत्येक मनुष्य का है। फिर इसी में जो नीति निदेशक तत्व में 48 ए है, ये भी पर्यावरण संरक्षण की बात करती है। फिर हमारे मौलिक अधिकारों में जो बातें की गई हैं वो भी पर्यावरण संरक्षण की ही बात करती हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल हैं जो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त 1986 में एक वाद हुआ था जिसमें एमसी मेहता, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ। इस एमसी मेहता बनाम भारत संघ में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमको कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये देखो 3 चीज हैं जो भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए मतलब पृष्ठभूमि का काम करी है। एक तो स्टॉकहोम कन्वेंशन, दूसरा संविधान की ये 3 धाराएं, और 1986 में एमसी मेहता बनाम भारत संघ का जो वाद था। इसमें एक चीज और है जिसको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। अब हालांकि ये तो त्रासदी थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई आदेश दे रहे हैं, लेकिन इस त्रासदी के कारण भी भारत सरकार पर दबाव बना था कि भारत में पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए कोई ना तो कोई ढंग की बॉडी है, ना ही कोई अधिनियम है, और ना ही कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में इतनी ज्यादा क्लियरिटी है। अधिनियम पहले भी था, लेकिन पर्यावरण को लेके कोई ऐसा अधिनियम नहीं था जो एक अम्ब्रेला विधान हो जिसमें सभी चीजों को शामिल किया जाए। तो 3 चीजें, स्टॉकहोम कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की भी 3 धाराएं 21, 48 से 51 के, और 1986 में एमसी मेहता बनाम भारत संघ का जो केस हुआ था उस केस में, और भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये इन बातों को हम आधार बनाते हुए भारत सरकार ने 1986 का अधिनियम बनाया। मतलब भारत सरकार पर दबाव बना इन सब परिस्थितियों के कारण कि उसको अधिनियम बनाना पड़ा, और 1986 में वो अधिनियम बना दिया। तो देखो, ये तो पृष्ठभूमि है कि क्यों अधिनियम भारत सरकार ने बना दिया।
अब हमको इसमें मेन आते हैं कि ये अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, कब ये लागू किया गया, कब ये अधिनियमित हुआ है। हमको दो तीन डेट याद रखनी है। सबसे पहले तो ये अधिनियम पारित कब हुआ, पारित, और पारित की डेट है 23 मई 1986। एक डेट तो ये याद रखनी है। ठीक है, पारित हुआ है 23 मई 1986 को। लेकिन इसके अधिनियमित होने या लागू होने की डेट अलग है। तो ये जो अधिनियमित हुआ या लागू हुआ, कब से इसका गजट नोटिफिकेशन आया है, गजट, गजट में जिस दिन प्रकाशित हुआ है वो डेट है 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986। तो दोनों डेट याद रखना। 23 मई को संसद ने इसको पारित किया था, और जो गजट नोटिफिकेशन आया है या लागू हुआ है जिसको 19 नवंबर 1986 को इसका गजट नोटिफिकेशन आया है। और ये भारतीय गणराज्य के 37वें वर्ष, गणराज्य के 37वें वर्ष, भारतीय गणराज्य के 37वें वर्ष ये अधिनियमित होता है। अलग अलग ही डेट याद रखनी, क्योंकि एमपीपीएससी ऐसे ही पूछ लेता है कब पारित हुआ, कब अधिनियमित हुआ, और गणराज्य के कौन से वे वर्ष में ये अस्तित्व में आया। ठीक है ना, ये एक दो तीन चीज है। फिर इस अधिनियम में टोटल 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। 26 धारा, ठीक है, 4 अध्याय और 26 धारा। तो देखो ये तो बेसिक हो गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। अभी हमने अधिनियम तो पढ़ा ही नहीं है, ये उसका आधार है। ये डेट आपको याद रखनी है, 4 अध्याय 26 धाराएं। ठीक है, 26 धाराएं हैं, कोई बहुत बड़ा अधिनियम नहीं है, छोटा सा ही अधिनियम है। तो कोशिश करेंगे कि ज्यादातर 26 धाराओं को हमको याद रखें कि इन 26 धाराओं में क्या है। शुरू करते हैं अपन अधिनियम को पढ़ना। क्या लिखा है हमने कि 4 अध्याय हैं और 26 धारा है। ठीक है, इन्हीं 4 अध्याय और 26 धाराओं को हमको देखना है कि एक अध्याय में क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी धारा है। मतलब पर्यावरण, मतलब कोई भी जो एक्ट है, पहले भी अपन ने एक्ट पढ़ा है तो इसी रूप में है कि भाई एक्ट होता है, वो एक्ट कुछ अध्यायों में बटा होता है और प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत कुछ धाराएं होती हैं। तो इसका देखते हैं हम। सबसे पहला अध्याय, अध्याय 1। और अध्याय 1 हमेशा क्या होता है, प्रारंभिक। कोई भी अधिनियम का अध्याय 1 प्रारंभिक ही बताता है। फिर इस अध्याय 1 में केवल 2 धाराएं हैं। पहली धारा, धारा 1। हर अधिनियम में इसकी शुरुआत इसी रूप में होती है, अध्याय 1 प्रारंभिक ही और उसकी धारा 1। और धारा 1 में हमेशा आपको मिलेगा संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये 3 चीज ही मिलेंगी। उस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, उसका विस्तार कहां से कहां तक है, और ये कब से प्रारंभ हुआ है। 3 चीज धारा 1 में है। तो देखो संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम तो यही है, क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये इसका संक्षिप्त नाम है। ठीक है, फिर दूसरी इसमें हमको जानकारी मिल रही विस्तार। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत है, संपूर्ण भारत। और प्रारंभिक की तो देखो, प्रारंभिक की डेट हमने अभी लिखी थी, कब, 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986 को एक गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित होता है। तो अध्याय 1
की धारा 1 में हमको 3 चीजों की जानकारी मिलती है। अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो कि क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। और तीसरा, ये कब से प्रारंभ हुआ, इसका गजट नोटिफिकेशन कब आया है, 19 नवंबर 1986 को। आधी क्या कहते हैं, वो पारित होने की डेट 23 मई थी, लेकिन ये यहाँ पे हमको क्या है, गजट नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पे याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो अध्याय 1 की धारा 1 में ये 3 बातों का उल्लेख है। अब आते हैं इसकी धारा 2 के अंतर्गत। अध्याय 1 में बताया केवल 2 ही धाराएं हैं। अब देखते हैं धारा 2 में क्या लिखा है। धारा 2, तो देखो धारा 2 में विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख किया है। अब देखो परिभाषा से मतलब क्या है कि इस अधिनियम में हमको विभिन्न जो शब्द दिखाई देंगे, उन शब्दों का अर्थ क्या रहेगा, व्यक्ति को कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसी अधिनियम में उन सारे शब्दों की परिभाषाओं को डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से हमको पेपर में पूछ लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण की परिभाषा किस धारा में दी है। तो सारी परिभाषाएं धारा 2 में है। तो देखो सरल क्वेश्चन उसको बनाना होगा तो वो सीधे पूछ लेगा कि फलाने की परिभाषा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में पर्यावरण की परिभाषा किस धारा में दी गई, और ऑप्शन दे देगा धारा 1 2 3 4। तो सरल क्वेश्चन हो जाएगा कि सबको पता है कि धारा 2 में सभी परिभाषाएं हैं, कुछ भी पूछेगा परिभाषा धारा 2 के अंतर्गत ही है। लेकिन फिर जब वो क्वेश्चन को कठिन करेगा तो फिर क्या है, इन धाराओं के अंदर प्रवेश करेगा। धाराओं के अंदर प्रवेश करेगा मतलब धारा 2 सब क्लॉज 1 2 3 4। तो हमको उसी रूप में थोड़ा सा याद करना है कि भाई सरल क्वेश्चन तो बन जाए, लेकिन थोड़ा सा मान लो डीप में पूछ लिया तो भी हमसे बनना चाहिए। तो देखो धारा 2 का 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 लिख लो, या ABCD करके भी आप याद रख सकते हो। इसमें धारा 2 का, इसमें पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। पर्यावरण होता क्या है, देखो बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ही है, तो इसमें पर्यावरण का मतलब क्या है ये धारा 2 का में बताया गया है। अब इतने से भी काम नहीं चलेगा कि केवल धारा 2 का में पर्यावरण की परिभाषा में दी क्या है, मतलब देखो क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ते जा रही है कि 2 का में क्या है। एक क्वेश्चन ये जाएगा कि परिभाषाएं क्या है, सीधे पता है धारा 2 में है। फिर पर्यावरण की परिभाषा क्या है, तो 2 का में है, लेकिन पर्यावरण की परिभाषा में लिखा क्या है। क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ती जाएगी, क्वेश्चन कठिन होते जाएगा। तो हम तो देखो, और इसमें हमको देखो ऐसा नहीं है कि मेंस में आंसर लिखना है कि वर्ड टू वर्ड हमको याद रखना है, ऐसा भी नहीं करना। हमको तो कुछ कीवर्ड याद रखने हैं कि हाँ यार ये कीवर्ड याद रहेगा और हमको निशान लग जाएगा। तो वर्ड टू वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता हो कि हाँ भाई आपको यदि परिभाषा दिखाएगी तो आप उसमें से पहचान सकते हो कि ये परिभाषा है, या इस परिभाषा में क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है। पूछ सकता है कि पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है। तो देखो धारा 2 का में जो पर्यावरण की परिभाषा दी गई है, इस पर्यावरण की परिभाषा में 3 चीज, जल, वायु और भूमि, 3 चीजों, जल वायु और भूमि, तीनों चीज पर्यावरण की परिभाषा में शामिल की गई है। इसके अतिरिक्त इस परिभाषा में बोला गया है कि जल वायु भूमि और मानव, जीवित प्राणियों, मानव जीवित प्राणियों, पादपों पादपों और सूक्ष्म जीवी, जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीवी और संपत्ति। तो देखो पर्यावरण की परिभाषा में इतने शब्द दिखाई दिए और क्या बोला गया है कि जो जल वायु भूमि है और मानव जीवित प्राणियों पादप और सूक्ष्म जीवी है, इनके बीच जो अंतर संबंध है वही पर्यावरण है। इनके बीच जो संबंध है, इनके बीच जो
अंतर संबंध है या इनके बीच जो एक संबंध है, रिलेशन है, वही पर्यावरण है। तो देखो, हमको तो पर्यावरण की परिभाषा में क्या याद रखना है कि भैया तीन चीजें हैं कि जलवायु भूमि तीनों को शामिल किया गया है, और इनके इन तीनों चीजों का मानव, जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीवों के जहाँ जो संबंध बताया जाता है वही पर्यावरण है। तो टू का के अंतर्गत हमको पर्यावरण की परिभाषा बताई गई है, और पर्यावरण की परिभाषा क्या है ये भी अपन ने देख लिया। इसमें मतलब देखो, ये शब्दों को याद रखना है अपन को सिर्फ। फिर टू का के बाद जो दूसरी परिभाषा दी गई है वो है पर्यावरण प्रदूषकों की। टू खा या बी, क्या दिया है? पर्यावरण प्रदूषक। पर्यावरण प्रदूषक। पर्यावरण प्रदूषक। अब देखो, पर्यावरण प्रदूषक मतलब जो जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, उन प्रदूषकों की परिभाषा भी दी गई। तो प्रदूषकों की परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि ऐसा ठोस, द्रव्य या गैसीय पदार्थ, तीनों चीज शामिल कर ली। ठोस, द्रव्य या गैसीय पदार्थ। ठोस, द्रव्य या गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकारी है या क्षतिकारी होने की संभावना है। ठोस, द्रव्य, गैस की ऐसी सांद्रता में विद्यमान होना जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है या हानिकारक होने की संभावना है। मतलब ठोस, द्रव्य, गैस में कोई ऐसा पदार्थ की सांद्रता, सांद्रता मतलब उसका उपस्थित होना, उसका एक निश्चित अनुपात से ज्यादा होना जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वो प्रदूषक की श्रेणी में आएगा। मतलब देखो, प्रदूषक की श्रेणी में कोई इनने पदार्थों की परिभाषा नहीं दी गई है कि कोई गैसों का नाम, ऐसा कुछ नहीं है। उनने जो प्रदूषक की परिभाषा दी है, उस प्रदूषक की परिभाषा में केवल इतना लिखा है कि कोई भी ऐसा ठोस, द्रव्य या गैसीय पदार्थ जो एक ऐसी सांद्रता में विद्यमान हो, सांद्रता मतलब उसका अनुपात कितनी मात्रा में उपस्थित हो, एक ऐसी मात्रा में उपस्थित है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो वो प्रदूषक की श्रेणी में आएगा। तो धारा 2 खा प्रदूषकों की परिभाषा बताती है। फिर खा के बाद है गा। टू गा या टू सी। टू सी में पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दी गई है। पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषक हो गया, पर्यावरण हो गया। अब पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, इसकी परिभाषा है। तो देखो, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा भी बहुत सीमित दी गई है, और क्या बोला गया है कि पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों की विद्यमानता ही पर्यावरण प्रदूषण है। क्या लिखा है परिभाषा में कि पर्यावरण में, पर्यावरण प्रदूषकों की मात्रा, पर्यावरण प्रदूषकों की विद्यमानता, पर्यावरण प्रदूषण में पर्यावरण प्रदूषकों की विद्यमानता, वही क्या है पर्यावरण प्रदूषण। कि अभी देखा, जो प्रदूषक है, ये प्रदूषक यदि पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण में उपस्थित है तो हम उसको क्या बोल देंगे, पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषक का उपस्थित होना ही प्रदूषण है। बस इतनी परिभाषा दी गई है। तो देखो, धारा 2 की ए बी सी का खागा तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि का में पर्यावरण परिभाषित है, खा में पर्यावरण प्रदूषक परिभाषित है, और गा में पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दी गई है। पर्यावरण, प्रदूषक और प्रदूषण, तीनों की परिभाषा दी गई, तो तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ और परिभाषाएं हैं दो के अंतर्गत ही। का खा गा घा। देखो, घा में क्या परिभाषा दी गई है कि किसी पदार्थ के संबंध में हतलाना से अभिप्रेरित है ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उद्योग है। मतलब देखो, सीधे इस परिभाषा में इन्होंने एक शब्द यूज किया है, किसी पदार्थ के संबंध में हतलाना से अभिप्रेरित है। किसी पदार्थ के संबंध में
हतालना, हतालना इसके कोष्टक में लिख लेना संभालना, हैंडलिंग। हथालना का मतलब होता क्या है? संभालना, हैंडल करना, हैंडलिंग। तो किसी पदार्थ के संबंध में हतालना, ये शब्द भी लिखना, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि संभालना शब्द यही, क्योंकि अधिनियम में यही शब्द लिखा गया है। तो किसी पदार्थ के संबंध में हतालना से अभिप्रेरित है। मतलब देखो ये क्या कह रहा है, किसी भी पदार्थ के संभालने या हैंडलिंग से मतलब कहना क्या चाह रहे हैं। तो किसी भी पदार्थ के संभालने से तात्पर्य है कि कि कोई भी पदार्थ जो जिसका विनिर्माण करना है, मतलब जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, विनिर्माण किया जा रहा है, उसका प्रसंस्करण किया जा रहा है। विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज भंडारण, पैकेज भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, विक्रय के लिए प्रस्थापना या अंतरण जैसी ही प्रक्रियाएं। मतलब क्या है कि देखो, पर्यावरण से संबंधित कोई भी वस्तु हो, पदार्थ हो, घटना हो, उसको हैंडलिंग के लिए जो चीजें हैं उसकी सारी परिभाषा धारा 2 घ में दी गई है कि इन सभी चीजों को हमको कैसे संभालना है। तो उसकी परिभाषा धारा 2 घ में दी गई है। बस ये हतालना शब्द याद रखना कि हतालना का मतलब है संभालना, इन सब चीजों को संभालने की बात की गई है। पैकेज भंडारण, परिवहन, उपयोग, पैकेज भंडारण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, विक्रय, विनाश, संपरिवर्तन आदि, ये सारी चीजें धारा 2 घ के अंतर्गत है। ठीक है, ए बी सी डी फिर ई या डा। इसमें देखो, इसमें जो परिभाषा दी गई है वो परिसंकटमय पदार्थ, परिसंकटमय पदार्थ, बस इसी को याद रखना है कि पूछेगा कि परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा किस धारा में है। तो धारा 2 ई कह लो या डा कह लो। अब देखो, नाम से ही है परिसंकटमय पदार्थ, ठीक है ना, जो संकट वाले पदार्थ है। तो उसके बारे में क्या लिखा है कि परिसंकटमय पदार्थों से तात्पर्य अभिप्रेरित ऐसे पदार्थों से है जो अपने रासायनिक या भौतिक गुणों के कारण, कैसे रासायनिक या भौतिक गुणों के कारण रासायनिक या भौतिक गुणों के हतालने के कारण, वही शब्द आया हतालने, हथालने के कारण मानव, अन्य प्राणियों, सूक्ष्म जीवियों, संपत्ति या पर्यावरण को हानि कर सकते हैं। समझ रहे ना कि ऐसे पदार्थ जो अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण, रासायनिक और भौतिक गुणों के हटाने के कारण, मतलब उनकी हैंडलिंग नहीं की गई, तो वो क्या है, समस्त पर्यावरण को, मानव को, संपत्ति को, सूक्ष्म जीवों को, इन सब को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। ऐसे पदार्थों को परिसंकटमय पदार्थ कहा गया है। पर्यावरण के लिए परिसंकट, मतलब परिभाषा सरल है। एक तो पहली बात, क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा जाएगा कि परिसंकटमय पदार्थ की परिभाषा किस में ली गई है, तो दोहरा 2 ई में दी गई है।
अपन एक कदम और रखी, परिसंकट में पदार्थ के अंतर्गत परिभाषा के अंतर्गत क्या बोला गया है, तो कुछ नहीं कि उन पदार्थों के बारे में बताया गया है कि जिनके भौतिक और रासायनिक गुणों के हतालने के कारण क्या है, कोई संकट उत्पन्न हो सकता है पर्यावरण को, प्राणियों को, मनुष्य को, संपत्ति को। तो उसकी परिभाषा धारा 2 ई में दी गई है। फिर अगली परिभाषा जो दी गई है ई एफ, 2F या 2 चा, इसमें देखो अधिष्ठाता की परिभाषा दी गई है। अधिष्ठाता, नाम से समझ आ रहा, अधिष्ठाता मालिक, अधिष्ठान का मालिक, या किसी जो कोई इंडस्ट्रीज हो या कोई ऐसी चीज हो जिसका एक ऑनर हो, जो मैनेज करता हो, वो अधिष्ठाता। तो देखो अधिष्ठाता के बारे में क्या कहा गया है। अधिष्ठाता का बोला गया है कि अधिष्ठाता से मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसका कारखाने या कामकाज पर नियंत्रण होता है। कारखाने या कामकाज पर नियंत्रण होता है। कामकाज पर नियंत्रण होता है, ठीक है ना। अधिष्ठाता से मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसका किसी कारखाने या कामकाज पर नियंत्रण होता है, या किसी पदार्थ के संबंध में उसका कब्जा होता है, मतलब सीधे सीधे उसके नियंत्रण में, उसके अंडर में वो क्षेत्र है। यदि उससे प्रदूषण हो रहा होगा तो अधिष्ठाता के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अधिष्ठाता की परिभाषा। क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो फिर ऐसे ही लिखा जाएगा कि इस कारखाने का अधिष्ठाता कौन है, तो उसकी परिभाषा भी यहां पर दे दी गई है। जी, छा, छा में तो कुछ नहीं है, विहित लिखा है। विहित का मतलब है, विहित कि अधिनियम के बनाए गए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विहित अभिप्रेत है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो और आगे चल के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो सब इसके अधीन ही होंगे। तो ये तो कोई अपने काम का नहीं है, इसके ऊपर वाले आपको याद रखने हैं। वो नहीं पूछेगा कि विहित किसके अंतर्गत है, कोई मतलब नहीं है। धारा 2 का पर्यावरण, 2 खा पर्यावरण प्रदूषक, 2 गा या 2 सी पर्यावरण प्रदूषण, फिर 2 डी जिसमें क्या लिखा है, हतालना, संभालना की बताया गया है कि कैसे हमको संभालना है। फिर ई के अंतर्गत परिसंकट में पदार्थों की परिभाषा दी गई है। फिर एफ के अंतर्गत या चा के अंतर्गत अधिष्ठाता है। बस इतना ही अपने लिए काम का है। तो देखो अपना अध्याय 1 कंप्लीट होता है। अध्याय 1 के अंतर्गत केवल 2 धाराएं हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है, और धारा 2 में विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। तो देखो परिभाषाएं भी कोई बहुत ज्यादा है नहीं भाई। देखो 3 परिभाषा तो तुमको याद ही रखनी है, पर्यावरण की, पर्यावरण प्रदूषण की और प्रदूषक की। 3 तो आपको है, तो 2 और याद रख लो कि आपको केवल परिसंकट में पदार्थ, अधिष्ठाता, 5-6, तो 5-6 परिभाषा है जो आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। तो इसमें से अपन देखो अभी कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, जब छोड़ने लायक होगा तब बताएंगे। अभी तो लेकिन कम ही है, तो आप इसको याद कर लो कि भाई 50 एक परिभाषा दी रहती तो अपन सेलेक्टिव होते। अभी सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है, पूरी पढ़ना है अपन को। तो देखो अध्याय 1 हमारा कंप्लीट होता है, प्रारंभ की। अब अध्याय 2, अध्याय 2 है केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां। केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां। केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां, अब जाके नींद खुल रही। केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां, तो देखो धारा 2 का अध्याय 2 सीधे सीधे क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार को इस अधिनियम के तहत कौन कौन सी शक्ति दी गई है, उसको डिटेल में बताया गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत 4 ही अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। एक अध्याय और 2 धाराएं तो हमने पढ़ ली। अब आए हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 का क्या नाम है, केंद्र सरकार की शक्तियां। अब इसमें हमको अलग अलग धाराएं देखनी
पढ़ेंगी। तो देखो इसमें धारा 1 और 2 तो हो गई है अध्याय 1 में, अब है धारा 3। तो धारा 3 में क्या बताया गया है कि केंद्रीय सरकार की पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति, मतलब जो अध्याय का नाम है वही धारा 3 में लिखा गया है कि केंद्रीय सरकार की पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति, उपाय करने की शक्ति, केंद्रीय सरकार की पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति। ठीक है, धारा 3 में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि केंद्र सरकार करेगी पर्यावरण का संरक्षण में, देखो दोनों शब्द याद रखना, सुधार और उपाय, दो टाइप की शक्ति दी गई है कि सुधार भी करेगी और उपाय भी करेगी। अब इस धारा 3 के अंतर्गत बहुत सारे सब क्लॉज दिए गए हैं। जैसे धारा 3 के अंतर्गत सब क्लॉज 3.1, वो काखागा में ही एबीसीडी में ही याद रखना है, क्योंकि परिभाषा में एबीसीडी दिया गया है परिभाषा। यहां पे अब क्या है, धारा के अंतर्गत सब क्लॉज 1 2 3 4 करके दिया गया है। तो देखो धारा 3 के सब क्लॉज 1 में क्या लिखा है कि केंद्र सरकार ऐसी सभी उपाय करने की शक्ति होगी जो पर्यावरण के संरक्षण और उसकी क्वालिटी में सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए आवश्यक समझे। मतलब सीधे सीधे धारा 3 का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण का संरक्षण, बस यही 2 4 शब्द याद रखना है, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण की क्वालिटी, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण की क्वालिटी, फिर है प्रदूषण निवारण, नियंत्रण और उपशमन, मिटिगेशन, उपशमन, इसके लिए प्रयास करेगी। मतलब देखो पर्यावरण का संरक्षण और उसकी क्वालिटी में सुधार करेगी, फिर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करेगी, निवारण करेगी और उसका उपशमन करेगी। में लिख लेना, ये पर्यावरण के लिए है और ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए है, इसके लिए वो उपाय करेगी। मतलब सीधे सीधे क्या कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, पर्यावरण की क्वालिटी में सुधार करने के लिए उपाय करे, साथ ही जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको निवारण करे, नियंत्रित करे और उसका उपशमन करे। तो ये धारा 3.1 के अंतर्गत बताया गया है। फिर 3 के ही अंतर्गत है उपधारा 2। इस उपधारा 2 में बोला गया है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों, या मतलब सीधे सीधे क्या बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत जो नियम बनेंगे उस और अन्य कानून और जो नियम रहेंगे उसमें समन्वय की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इस अधिनियम के अधीन जो विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जाएंगे और उस समय की जो भी विधियां रहेंगी, जो अन्य कानून रहेंगे, उनमें उनकी समस्त कार्यवाहियों में सीधे समन्वय केंद्र सरकार करेगा। ठीक है, तो यह धारा 2 के अंतर्गत बोला गया है। अब देखो ये धारा 2 में है ना बहुत सारी बातें बोली गई। जैसे ये समन्वय की बात है ना, ये समन्वय धारा 2 के सब क्लॉज 1, मतलब इसके अंतर्गत भी इनने डिवाइड, मतलब चीजों की व्याख्या करी है। 2.1 2.2 14 बातें बोली गई हैं। धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत 14 बातों का उल्लेख किया गया है, क्योंकि देखो ये केंद्र सरकार की शक्तियां बता रही हैं, तो स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार क्या क्या करेगा। अब देखो 14 बातों का उल्लेख किया गया है। अब समस्त 14 बातों को याद रखना तो मतलब टू द पॉइंट की 2A में क्या है, फिर 2.2 में क्या है, 2.3 में क्या है, 2.4 में क्या है, वो थोड़ा सा जटिल
हो जाएगा कि इस किस किस के अंदर क्या क्या है। और क्वेश्चन ऐसा भी नहीं पूछेगा कि ये चीज किसके अंदर, क्योंकि देखो धारा 3 उसका सब क्लॉज उपधारा 2 और उसके अंतर्गत 14 बातें हैं। लेकिन कम से कम आपको इतना तो पता हो कि वो 14 बातों में क्या लिखा गया है। भले आप याद मत रखो कि वो किस किस पॉइंट के अंतर्गत है, लेकिन कम से कम इतना तो पता हो कि वो 14 बातों को अंतर्गत क्या लिखा गया है। हम उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। अधिनियम में तो हो सकता है बहुत लंबे लंबे रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे उपधारा 2(1) के अंतर्गत क्या लिखा है, समन्वय की बात की गई है। इसी प्रकार उपधारा 2 के अंतर्गत जो दूसरी बात बोली गई है वो क्या बोला गया है कि पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए, तीनों कार्यक्रम के लिए क्या करेगी, केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाएगी। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाएगी, केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाएगी और उसका निष्पादन भी करेगी। ठीक, तो पहला देखो सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही बताई जाएगी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाएगी जो पर्यावरण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन, प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन करेगी, और उसी को कार्यक्रम का निष्पादन भी केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो देखो 2(2) के अंतर्गत ये बोला गया है। फिर 2(3) के अंतर्गत बोला गया है कि पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संदर्भ में क्वालिटी के लिए मानक निर्धारित करना। क्वालिटी, क्वालिटी के लिए मानक, समझ रहे ना, स्टैंडर्ड तय करना कि इस सीमा से, इस सांद्रता से ज्यादा यदि ये प्रदूषक बढ़ेगा तो हम उसको प्रदूषण की श्रेणी में रहेंगे, जल में, वायु में, भूमि में, कोई भी। तो सबके लिए स्टैंडर्ड तय करना, क्वालिटी के मानक तय करेगा केंद्र सरकार। फिर इसी की सब धारा 2 के अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि देखो इस चौथे पॉइंट में भी मानक की ही बात की गई है। चौथा पॉइंट भी मानक की ही बात करता है, स्टैंडर्ड की। लेकिन जो चौथा पॉइंट जिन मानकों की बात करता है वो मानक क्या है कि जो पर्यावरण के प्रदूषक हैं, पर्यावरण के प्रदूषक, ये पर्यावरण के प्रदूषक किसी स्रोत में जब मिलेंगे, उनका सम्मिश्रण होगा, तो उसके बारे में क्या कार्रवाई होगी या उसके संबंध में क्या गाइडलाइन तय होगी, ये भी सब केंद्र सरकार तय करेगा कि कोई भी पर्यावरण प्रदूषक होगा जब किसी स्रोत में मिलेगा या उसके निस्तारण के संबंध में जो भी गाइडलाइन होगी वो सब केंद्र सरकार ही तय करेगी। तो देखो धारा 3 के अंतर्गत एक, उपधारा 2 उसके अंतर्गत 4 पॉइंट हमने देख लिए हैं। बस आपको इसमें क्या है, लाइन से याद मत रखना, लेकिन आपको इतना तो पता हो कि कम से कम की धारा, उपधारा 2 के अंतर्गत क्या क्या बातें बोली गई। टोटल देखो इतना याद रखना, 14 पॉइंट बोले गए हैं। हम 14 पॉइंटों को गिन ले रहे हैं और उसमें मैं एक एक पॉइंट में बता दे रहा हूं। अब देखो ये 5वें पॉइंट में बहुत सारा लिखा हुआ है, नहीं पूछेगा पेपर में और अपन को याद भी नहीं रखना है। बस इतना याद रख लो कि हाँ इसमें कुछ बात बोली गई है। फिर है 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में बोला गया है, इसमें कुछ रक्षा उपायों की बात की है, रक्षा उपायों के बात की है। मतलब देखो इनने क्या बोला है इस धारा 5वें पॉइंट के अंतर्गत कि ऐसे उद्योग या ऐसी प्रक्रियाएं या ऐसे प्रसंस्करण जिनसे क्या है पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचता है, उसके लिए कुछ क्या है रक्षा उपाय किए गए। या तो उनको बंद कर दिया जाएगा या फिर कुछ वो मानक के अधीन तय चलाए जाएंगे कि भाई
इस उद्योग से हानिकारक जल निकल रहा है या गैस निकल रही है, तो उसके लिए कुछ रक्षा उपाय किए जाएंगे। या फिर इसमें लिखा गया है कि नहीं चलाए जाएंगे, या तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा या कुछ रक्षा उपायों के तहत उनको चलाया जाएगा। पांचवा, छठवां पॉइंट, छठवां पॉइंट में बोला गया है दुर्घटनाओं का निवारण। देखो, इसमें क्या बोला गया है कि ऐसे उपक्रम या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है जिससे पर्यावरण प्रदूषण की दुर्घटना, या जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, तो ऐसे समस्त इकाइयां जिनसे क्या है दुर्घटनाओं का खतरा है, तो उनके निवारण के लिए हम पहले से प्रयास करेंगे। और इसमें क्या लिखा गया है सीधे सीधे कि इन दुर्घटनाओं के निवारण की प्रक्रिया, रक्षा उपाय जिनसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, उपचार के लिए अभिकरित करना। मतलब ऐसे समस्त स्रोत जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है उसके लिए पहले से, कि पर्यावरण प्रदूषण ना हो, पहले से हम उपाय करेंगे जिससे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है, उनके लिए हम पहले से रक्षा उपाय करेंगे, पहले से तय करके रखेंगे कि भाई ये गैस लीक हो जाएगी तो कैसे करेंगे, इसका पानी जब नदी में मिलेगा तो उसको फिल्टर होना जरूरी है, तो उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अपन को तो बस याद रखना है कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए रक्षा उपाय किए जाएंगे। छठवा हो गया। फिर है सातवां, परिसंकटमय पदार्थों को संभालना। ठीक है ना, जो भी हैजार्डस चीज है जो पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी, उसकी संभालने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार लेगी, हटाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार ही है। केंद्र सरकार या तो तय करेगी किसकी जिम्मेदारी होगी, नहीं तो सब कुछ केंद्र सरकार के ऊपर ही है। ठीक है ना, हटाने और उनको रक्षा उपाय करने की जिम्मेदारी। फिर है आठवां, आठवें पॉइंट में बोला गया है परीक्षा करना, परीक्षा करना। देखो, ये पांचवें पॉइंट में हमने रक्षा उपाय की बात की गई थी, छठवें पॉइंट में हमने क्या लिखा था कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए काम करना, सातवें पॉइंट में लिखा है कि परिसंकटमय पदार्थों को हटाना, हैंडलिंग करना। आठवें पॉइंट में क्या बोला गया है, परीक्षा, एग्जामिन करना। परीक्षा करना, किसकी परीक्षा करना, कि भाई ऐसी प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है, उनकी परीक्षा करना। समझ रहे हैं ना, कि कोई इंडस्ट्रीज है उससे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, तो उसके लिए रक्षा उपाय तो किए ही जाएंगे, वहां पे स्टैंडर्ड भी तय किए जाएंगे, लेकिन समय समय पर एग्जाम, उनकी परीक्षा करना पड़ेगा कि वहां पे जो सिस्टम है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी इस उपधारा के 8वें पॉइंट के अंतर्गत बताया गया है। फिर 9वां पॉइंट, 9वें पॉइंट में कुछ नहीं, सीधे ये बोला गया कि पर्यावरण प्रदूषण की जो भी समस्या है उसके अनुसंधान और अन्वेषण, ये दो भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। अन्वेषण और अनुसंधान, अन्वेषण और अनुसंधान की जिम्मेदारी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। फिर है धारा, वो 10वें नंबर का पॉइंट, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है निर्देश देने की, सॉरी निर्देश नहीं, निरीक्षण करने की, निरीक्षण। ऐसा कोई भी परिसर, संयंत्र, मशीनरी, विनिर्माण जहां पर हमको क्या है पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है, उसको निरीक्षण करने का आदेश दे सकती है केंद्र सरकार। किसी भी ऐसे इंडस्ट्रीज हो, संयंत्र हो, मशीनरी हो, कोई भी क्षेत्र हो जहां पे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना है, उसके निरीक्षण करने का आदेश केंद्र सरकार को देने का अधिकार दिया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो देखो 10 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट और बचे हैं, स्कोर देख लेते हैं। तो ये अपनी धारा 3 के अंतर, धारा 3 की सब धारा 2 के अंतर्गत सारी बातें हो जाएंगी। 10वां पॉइंट हो गया। फिर है 11वां,
11वें पॉइंट में लिखा गया है प्रयोगशालाओं की बात की गई है। प्रयोगशाला, लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी कि ऐसे लेबोरेटरी और लेबोरेटरी की स्थापना करना और उन्हें मान्यता देना, प्रयोगशालाओं की स्थापना करना और उन्हें मान्यता देना, जिससे क्या है, पर्यावरण से संबंधित जिनको कोई काम हम सौंप सकें कि भाई वायु जल प्रदूषित है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में दिया, वो आपको एग्जामिन करके बता देगा। तो ऐसे प्रयोगशालाओं की स्थापना करना या फिर प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी प्रयोगशाला खोल रहा है तो उसको मान्यता देना, ये सब केंद्र सरकार के, क्योंकि देखो धारा 2 केंद्र सरकार की शक्तियां, सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में, अभी किसी दूसरी बॉडी का हमने नाम भी नहीं लिया है। फिर 12, इस 12वें पॉइंट में क्या बोला गया है, पर्यावरण प्रदूषक से संबंधित जानकारी एकत्रित करना, प्रदूषक से संबंधित जानकारी एकत्रित करना और उनका प्रसार करना कि कौन कौन से प्रदूषक पॉल्यूटेंट हैं और उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, उनका प्रचार करना, लोगों को बताना। 13, ठीक है, पर्यावरण 13 में भी कुछ विशेष बात नहीं लिखी, बस यही बोला गया है कि पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित निर्देशिकाएं, संहिताएं, निर्देशिका संहिताएं और पथ प्रदर्शिकाएं प्रकाशित करना। समझ रहे हैं ना, गाइडलाइन तैयार करना, कोडिफिकेशन करना, पथ प्रदर्शिकाएं कि भाई पर्यावरण प्रदूषण किन से होता है, किन से नहीं होता है, इनके बारे में सारी जानकारी पब्लिश करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और 14वें नंबर के पॉइंट में लिखा है कि ऐसे अन्य विषय जो केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन की सुनिश्चित करने के लिए, मतलब सीधे बोला गया है कि ऐसे समस्त विषय जो इस अधिनियम को लागू करने के लिए जरूरी हैं, वो सब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब सीधे सीधे बोला गया है कि इस अधिनियम का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए समस्त कार्रवाई या समस्त निर्देश कौन देगा, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इस अधिनियम को सही ढंग से लागू करने के लिए जो भी उचित समझे वो कदम उठा सकती है। केंद्र सरकार इस अधिनियम को सही रूप में लागू करने के लिए जो भी उचित कदम समझे वो उठा सकती है। ये धारा उपधारा 3 की उपधारा 2 के 14वें नंबर का पॉइंट है। तो देखो ये आपको पॉइंट वाइज याद नहीं रख ले, लेकिन कम से कम आपको इतना तो आइडिया लग गया है कि धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए कौन कौन सी निर्देश बताए गए कि केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है, प्रयोगशाला स्थापित कर सकती है, प्रचार प्रसार कर सकती है और सारी चीजों। तो ये 14 पॉइंट में कम से कम अपन को एक मोटे तौर पर जानकारी तो लग गई है कि धारा 3 की उपधारा 2 के अंतर्गत क्या निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार को क्या शक्तियां दी गई हैं। तो देखो धारा 3 की उपधारा हमने 1 देखी, उपधारा हमने 2 देखी, इसी में उपधारा 3 है, 3 3। इस उपधारा 3 में क्या लिखा गया है, प्राधिकरण के गठन करने की बात की गई है। प्राधिकरण, बस यही शब्द आपको याद रखना है। धारा 3 की उपधारा 3 क्या गठन करती है कि प्राधिकरणों को गठन करेगी। मतलब एक शब्द हमको याद रखना है, लिखा तो उसमें बहुत डिटेल में है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, मतलब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इस अधिनियम का क्रियान्वयन सही रूप से हो सके, इसके लिए वो एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है, उसको जो शक्ति चाहे वो दे सकती है, जो भी केंद्र सरकार की शक्ति है वो उस प्राधिकरण को दे सकती है। ये अभी हमको धारा 5 में दिखाई देगा कि धारा 5 में कुछ ऐसी ही बात की गई है, प्राधिकरण गठन करने की शक्ति या निर्देश देने की शक्ति। लेकिन आपको याद रखना है कि धारा 3 की उपधारा 3 प्राधिकरण गठन करने का अधिकार देती है केंद्र सरकार को। ठीक है, तो देखो ये धारा अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 है। आप मोटे तौर पर देखोगे धारा 3 में कुछ नहीं है, केंद्रीय सरकार की पर्यावरण संरक्षण करने की शक्ति है,
केवल धारा 3 में इतना ही उल्लेख है और धारा 3 की उपधारा 1, 2, 3 है। जैसे उपधारा 3 में प्राधिकरण के गठन की बात है, उपधारा 2 में केंद्र सरकार को जो विभिन्न आदेश दिए गए या केंद्र सरकार की जो विभिन्न शक्तियां दी गई हैं 14 पॉइंट है वो है। और उपधारा 1 में क्या लिखा गया था कि इस अधिनियम के साथ साथ अन्य अधिनियम जो बने हों उसमें समन्वय करने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की ही होगी। अब आते हैं धारा 4 पे। धारा 4, धारा 4 क्या है? अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कृत्य। अधिकारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां, तथा उनकी शक्तियां और कृत्य, शक्तियां और कृत्य। अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कृत्य। स्पष्ट दिख रहा है कि धारा 4 केंद्र सरकार को यह अधिकार दे रही है कि वो इस अधिनियम को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करे और उनकी शक्तियों को बताए और उनके कार्यों के बारे में भी डिटेल में उल्लेख करें। अब देखो इस 4 की उपधारा 1, 4 की उपधारा 1, दो है इसमें, उपधारा 1 और उपधारा 3। ठीक है, उपधारा 1 में बोला गया है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि धारा 3 जो अभी हमने पढ़ी ना, धारा 3 और उस धारा 3 की उपधारा 3, इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्र सरकार अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है और उसको विभिन्न शक्तियां प्रदान कर सकती है। ठीक है ना? ये धारा 3 ये याद ना भी रखो तो भी चलेगा, बस आपको इतना याद रखना है कि धारा 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति करने और उनको शक्तियां और कार्य सौंपने का अधिकार दिया गया है। बस उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि धारा 3 की उपधारा 3 पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब हमने जो लिखा था ना अभी कि प्राधिकरण की नियुक्ति करेगा, उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर इसी धारा 4 की उपधारा 2 है। इस उपधारा 2 में क्या बोला गया है कि देखो कि इस 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, अधिकारी इसी में लिखा ना, अधिकारी नियुक्त करेंगे। धारा 4 की उपधारा 1 में बोला गया है कि अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, उन्हें शक्तियां देंगे और उन्हें कृत्य देंगे। अब देखो धारा उपधारा 2 क्या कह रही है कि धारा 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत तुमने जो केंद्र सरकार ने जो अधिकारी नियुक्त किया है, ये अधिकारी, ये जो केंद्र सरकार ने अधिकारी नियुक्त किया है, इस अधिकारी के शक्तियां और कृत्य भी केंद्र सरकार बताएगी। लेकिन इसको ध्यान में क्या रखना है कि जो प्राधिकरण नियुक्त किया गया है, अब देखो फिर प्राधिकरण आ गया, यही धारा 3 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो प्राधिकरण नियुक्त किया गया है, इससे 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 इसका क्लेश ना हो। क्लेश नहीं हो मतलब क्या है कि भाई देखो जो भी प्राधिकरण अधिकारी होगा ये प्राधिकरण के नियंत्रण में ही काम करेगा। इतनी सी बात लिखी है उसमें कि जो प्राधिकरण है, हाँ, वो इसी अधिकारी इसी प्राधिकरण के नियंत्रण में काम करेगा। ये प्राधिकरण में है, अधिकारी उसके अंडर में आएगा। तो देखो धारा 4 के अंतर्गत केवल ये दो बातें याद रखना आप, मतलब सीधी बात ये है कि धारा 4 में क्या है, अधिकारियों की नियुक्ति और उनके शक्तियों और कृत्यों की बात की गई है। इतना ही अपने लिए बहुत है। फिर है धारा 5, धारा 5 मतलब देखो हमको क्या है ना कि स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि भाई सबसे पहले तो हमने देख लिया कि 4 अध्याय हैं, 26 धाराएं हैं। तो सबसे पहले तो हमको केवल इतना पता हो कि 4 अध्याय में क्या है और 26 धाराओं में
क्या है। पहला तो बेसिक स्टेप ये है, क्योंकि यदि सीधे सीधे क्वेश्चन आया है कि ये किस धारा में, तो हम निशान तो लगा पाए, तो पहले तो इसमें क्लैरिटी रख लेना है कि हमको 4 अध्याय पता है और 26 धाराओं में क्या लिखा है ये पता है। फिर इसके बाद अगला स्टेप आएगा कि उन धाराओं के अंदर क्या लिखा है, ठीक है ना। फिर देखो उन धाराओं के अंदर, जैसे हमने अभी लिखा धारा 4, तो धारा 4 क्या कहती है, अधिकारियों की नियुक्ति तथा शक्तियां और कृत्य। अब फिर धारा 4 के सब क्लास 1 है, सब क्लास 2 है। तो ये अगला स्टेप है। मतलब देखो ऐसा ना हो कि तुमको धारा 4 का तो सब कुछ याद है, लेकिन धारा 5 में क्या लिखा है ये याद ही ना हो, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन यही बनने की संभावना है कि किस धारा में क्या लिखा है। सरल तो कठिन क्वेश्चन तो बहुत बात की बात है, यदि कठिन क्वेश्चन नहीं भी बनेगा तो बहुत सारे लोग से नहीं बना, लेकिन सरल क्वेश्चन तो हमसे बने कि धारा 4 में क्या है, धारा 5 में क्या है, धारा 6 में क्या है, इतनी सी बात है। तो मतलब बहुत ज्यादा जहां कंफ्यूजन होने लगे ना, तो उसको छोड़ देना, सीधा सीधा तो पहले याद ही कर लेना कि 4 अध्याय हैं और 26 धारा है, एक एक धारा में क्या है, 26 पॉइंट तो कम से कम हमको याद रखने ही रखने हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर घुसने की कोशिश करना, नहीं तो पता चला कि एक अधिनियम के अंदर अब जैसे 14 पॉइंट है उसी को तुम याद रखना है, पता चला कि पूरा अधिनियम याद नहीं, केवल वो 14 पॉइंट है, छोड़ो उनको मत रखो, याद रखने की जरूरत नहीं है। किस धारा में क्या लिखा है पहले ये याद कर लो, फिर उसके बाद की बात अंदर की बात है। तो देखो धारा 5, धारा 5 क्या है, निर्देश देने की शक्ति, निर्देश देने की शक्ति, निर्देश देने की शक्ति। ठीक है, साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, और किसको निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए या इस अधिनियम के अधीन जो भी हैं, देखो अभी जो भी अधिकारी की नियुक्ति करी है केंद्र सरकार ने ही करी है, अभी देखा ना धारा 4 के तहत अधिकारी की नियुक्ति की गई है, तो इस अधिनियम के अधीन रहते हुए समस्त अधिकारी, प्राधिकरण की भी नियुक्ति की गई है, प्राधिकरण की स्थापना की गई है, प्राधिकरण हो, कोई व्यक्ति हो, प्राधिकरण हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, इन सबको निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार इस अधिनियम के अधीन, कि इस अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई करनी है, और उस कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार अधिकारी, प्राधिकरण या कोई व्यक्ति हो सभी को निर्देश दे सकती है, और ये सभी केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करने के लिए अनुबद्ध है, मना नहीं कर सकते हैं। यदि ये लोग पालन नहीं करेंगे, मतलब अन्यथा की स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के तहत दंडनीय दंडनीय होंगे। यदि ये लोग केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं करेंगे, तो इसी अधिनियम की धारा 15 है, उस 15 के तहत ये लोग क्या होंगे, दंडनीय होंगे। ठीक है ना। फिर अभी अपन धारा 15 पढ़ेंगे, तो 15 में लिखा मिलेगा कि क्या दंड दिया जा सकता है, 5 कारावास है, जुर्माना है, जो भी। लेकिन धारा 5 में क्या है, केंद्र सरकार के अधिनियमों को वो क्या कहते हैं, धारा 5 में है निर्देश देने की शक्ति, कि किसी भी इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए किसी भी अधिकारी, प्राधिकरण या व्यक्ति को केंद्र सरकार निर्देश दे सकती है, और वो उस निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। यदि वो पालन नहीं करेगा तो धारा 15 के तहत उसको दंड दिया जाएगा। अब देखो इस निर्देश देने की शक्ति के अंतर्गत इसी धारा में कुछ स्पष्टीकरण किया गया है। स्पष्टीकरण क्या किया गया है कि इस निर्देश देने की शक्ति के अंतर्गत किसी उद्योग या प्रक्रिया को बंद करने, उसका प्रतिषेध या विनियम करने देने या निर्देश देने की शक्ति है। मतलब देखो कोई उद्योग हो या कोई संक्रिया मतलब प्रक्रिया हो, इसको बंद भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार सीधे आदेश दे सकती है कि आपका ये इंडस्ट्रीज बंद करो, प्रदूषण कर रहा है, केंद्र सरकार का आदेश आएगा, उसको देखो बंद कर सकती है, उसका प्रतिषेध कर सकती है, प्रतिषेध कर सकती है, या विनियम की शक्ति दे सकती है, रेगुलेट कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है, उस पर रोक लगा सकती है, उसको बंद कर सकती है। ठीक है। फिर दूसरा इसी में बोला गया है कि विद्युत
जल या अन्य सेवाएं, विद्युत, जल या अन्य सेवाओं को रोकने या विनियमित, रोकने या विनियमित, रेगुलेट करने का निर्देश दे सकती है। मतलब यहां पे केंद्र सरकार को ये स्पष्ट अधिकार दिया गया है कि यदि केंद्र सरकार चाहे कि यहां से प्रदूषण हो रहा है इस क्षेत्र से, या ये उद्योग है, तो उस उद्योग की बिजली, पानी सप्लाई, अन्य कोई भी सेवाओं को पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है। उसको बंद भी कर सकती है, उसको रोक भी सकती है, उसको रेगुलेट भी कर सकती है, और अन्य जरूरी जो सेवाएं हैं इन पे भी रोक लगा सकती है। तो ये धारा 5 में दिया गया है निर्देश। तो देखो निर्देश में भी स्पष्टीकरण किया गया है कि क्या क्या निर्देश दे सकती है धारा 5। फिर इसमें बहुत महत्वपूर्ण धारा है धारा 5 का। 5 का देखो, इस धारा 5 क्या में है कि राष्ट्रीय हरित न्याय जो एनजीटी है उसमें अपील की बात की गई है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, हरित अधिकरण, अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील, ये धारा 5 का। अब देखो, जब ये अधिनियम बना था तब तो एनजीटी की स्थापना ही नहीं हुई थी, तो ये बाद में अमेंड करके इसको जोड़ा गया है। और क्या बोला गया है कि देखो एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम 2010 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात, 10 के प्रारंभ होने या उसके पश्चात, ठीक हो। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, कई लोग इसको इस रूप में याद रख ले कि 5 का में एनजीटी है। 5 का में एनजीटी नहीं है, एनजीटी के बारे में कुछ गाइडलाइन दी गई है। 5 का में बोला गया है कि एनजीटी एक्ट 2010 के प्रारंभ होने या उसके पश्चात धारा 5 के अधीन, धारा 5 के अधीन जारी किन्हीं निर्देशों से, जारी किन्हीं निर्देशों से, जारी किन्हीं निर्देशों से व्यथित कोई व्यक्ति एनजीटी में अपील कर सकता है। कोई व्यक्ति एनजीटी में अपील फाइल कर सकता है। मतलब क्या है कि देखो कुछ नहीं है, अब भी हमने धारा 5 देखी। धारा 5 में क्या लिखा था, निर्देश देने की शक्ति, और उसमें भी स्पष्टीकरण किया गया था कि केंद्र सरकार चाहे तो किसी उद्योग या कोई प्रक्रिया को बंद कर सकती है, रोक लगा सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है, उसमें जरूरी सेवाओं की आपूर्ति को भी प्रतिबंधित कर सकती है। अब मान लो कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर सरकार ने ऐसी कार्रवाई की और उस व्यक्ति को लग रहा है कि ये कार्रवाई अनुचित है, तो वो अपील करने के लिए कहां जाएगा, एनजीटी में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाएगा। अधिनियम में क्या बोला गया है कि यदि आपको तकलीफ है केंद्र सरकार के ऐसे किसी आदेश से, तो आप एनजीटी में अपील फाइल कर सकते हो। लेकिन उसमें भी साफ साफ लिखा है कि एनजीटी एक्ट 2010 जब ये पारित हो गया है तो उसके प्रारंभ होने या उसके पश्चात, उसके 2010 के, ऐसा नहीं कि अब देखो ये एक्ट तो 1986 से लागू है। अब मान लो 1990 में सरकार ने कोई निर्देश दिया था, वो एनजीटी में फाइल नहीं होगा। एनजीटी में फाइल कब होगा, जब एनजीटी बन गई है, 2010 अधिनियम बना, तो 2010 और उसके बाद यदि केंद्र सरकार का कोई ऐसा निर्देश है जिससे कोई व्यक्ति या संस्था या उद्योग या प्रक्रिया व्यथित है, मतलब वो दुखी है कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, तो वह एनजीटी में अपील फाइल कर सकता है। एनजीटी में मामला आएगा, एनजीटी उस मामले की सुनवाई करेगी। ठीक है, तो देखो ये धारा 5 का है। तो देखो इस अधिनियम का अध्याय 2 में हमने धारा 3, धारा 4, धारा 5, 5 का ये देख लिए हैं। इसकी धारा 6 और देख लेते तो ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। धारा 6, धारा 6 क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए नियम।
पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन विनियमन करने का नियम। ठीक है, तो देखो सीधी धारा 6 में कुछ विशेष बात नहीं लिखी, सीधा यही लिखा है कि पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकती है केंद्र सरकार। ठीक है ना। और इसमें ये बोला गया है कि केंद्र सरकार इसमें गजटेड नोटिफिकेशन जारी करेगी, और गजटेड नोटिफिकेशन में भी क्या बोला गया है कि वही फिर आ जाएगा जो अपन ने धारा 3 पढ़ी, क्योंकि देखो धारा 3 के अंतर्गत ही हमको सारी जानकारी थी, पूरे 14 पॉइंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि धारा 3 में निर्दिष्ट सभी विषयों के लिए नियम बना सकेगी केंद्र सरकार। धारा 3 में देखा था ना कि कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया गया, तो उन सब के विषय में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। मतलब देखो नियम अलग अलग क्षेत्र के लिए बना सकती है कि भाई विभिन्न क्षेत्रों में वायु जल और मृदा की क्वालिटी तय करने के लिए, वायु जल मृदा की क्वालिटी तय करने के लिए, इसके लिए सरकार नियम बना सकती है। फिर विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषकों, पर्यावरण प्रदूषकों की सांद्रता तय करने के लिए। ठीक है ना, सांद्र पर्यावरण प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, इतने डेसिबल से ज्यादा का साउंड कोई नहीं बजा सकता, प्रदूषकों की सांद्रता तय कि इस सीमा को आप क्रॉस नहीं कर सकते। परिसंकटमय पदार्थों को संभालने के लिए, परिसंकटमय पदार्थ, वही देखो जो 14 पॉइंट है ना, उन्हीं के लिए नियम बनाने का इसमें शक्ति गई। परिसंकटमय पदार्थों को हटाने, परिसंकटमय पदार्थों को हटाने के साथ उन पे प्रतिषेध लगाने, उन पे रोक लगाने, उनके निर्बंधन के लिए निर्देश दे सकती है। संभालना, हैंडलिंग, ठीक है। फिर दुर्घटना निवारण, यदि कोई ऐसा लगता है कि इस पर से प्रदूषण हो सकता है या कोई दुर्घटना होने की संभावना है, तो उसके लिए रक्षोपाय करना। वही जो 14 पॉइंट है ना, 14 पॉइंट आप ध्यान में रखोगे तो उन सभी विषयों के लिए यहां पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है केंद्र सरकार को। तो आप याद रखना धारा 6 में पर्यावरण प्रदूषण को रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकती है केंद्र सरकार। ठीक है, तो देखो ये धारा 2 अपनी वो अध्याय 2 के अंतर्गत हमने धारा 3, 4, 5, 5 का और 6। ठीक है, तो ये 6 धाराएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं और 2 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आगे इसमें अपन कल देखेंगे।